system undergoing change. Thermodynamics जो है वो based on dash and dash state of a system undergoing change. तो बता सकते हैं? Sir, isolated system. थर्मोडायनामिक्स जो है वो हम लोग जो प्रोसेस पढ़ते हैं वो कौन सी स्टेट पे पढ़ते हैं? एनीबॉडी? कोई और? एनीबॉडी? स्टूडेंट्स देखो, एक तो वही ना कि लेट ज्वाइन करना, 5 मिनट 7 मिनट आप लोग का आदत हो गया कुछ बच्चों का। एनीबॉडी बोलो। आपको याद होगा कि जो मैं आप लोग को थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स के बारे में बता रहा था, तो मैं बताया कि स्टेट जो है स्टडी होती है कब कब। देखो, थर्मोडायनामिक्स की जो स्टडी होती है इट्स बेस्ड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम अंडरगोइंग चेंज। कोई भी चीज में बदलाव हो रही है, कोई भी चीज में बदलाव हो रही है तो उसकी स्टडी कब हो सकती है? वो जब मान लो स्टेट ए में है या तो स्टेट बी में, जिस दौरान ट्रांजिशन हो रहा है उस दौरान क्या स्टडी करोगे आप? कुछ स्टडी करने का है ही नहीं। स्टडी कब किया जाता है? जब एक सिस्टम पर्टिकुलर स्टेट में है और फिर जाके वो एक दूसरा स्टेट में चला गया। तो पहले स्टेट में जो था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। तो थर्मोडायनामिक की स्टडी जो है वो बेस्ड है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ सिस्टम अंडरगोइंग चेंज। जो सिस्टम में बदलाव हो रहा है उसके बारे में स्टडी उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे होती है, बीच में नहीं। क्लियर बेटा? आइडिया? Yes, sir. Yes. Part of the universe in which observation is made. System. System. जिस चीज के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको हम सिस्टम बोलते हैं। एंड रिमेनिंग इज, बाकी की चीज क्या होती है? Surrounding. Surrounding, sir. Surrounding. Very good. एक डायाथर्मल बाउंड्री है। डायाथर्मल बाउंड्री हीट डैश विद द सराउंडिंग। यदि आपके पास कोई डायाथर्मल बाउंड्री है, एक्सचेंज विद सराउंडिंग। हीट क्या होगा? एक्सचेंज। डायाथर्मल बाउंड्री एक ऐसी बाउंड्री होती है जिसके थ्रू हीट इधर उधर कर सकता है, हीट इधर से उधर जा सकता है वो। बट फॉर एडियाबेटिक, मानो एक एडियाबेटिक बाउंड्री है तो हीट डैश एक्सचेंज विद सराउंडिंग। सर नॉट एक्सचेंज विद सराउंडिंग। Exchange नहीं होगा सर। नहीं होगा, हीट डजंट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। ओके, सब स्टूडेंट है ना लाइन पे? अच्छा चलिए। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर आर एग्जांपल ऑफ डैश वेरिएबल्स। State function. Macroscopic. State. वेरिएबल्स हैं, मैक्रोस्कोपिक तो है ही, बट स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स मतलब ये डिसाइड कर सकता है कि नहीं एक बॉडी का स्टेट चेंज होना कि नहीं होना। प्रेशर का बदलाव, वॉल्यूम का बदलाव, टेम्परेचर का बदलाव, क्या ये बता सकता है कि नहीं कि स्टेट बदलेगा? ऑब्वियस सी बात है, बता सकता है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। पाथ वेरिएबल्स जो दो होते हैं, सिर्फ दो पाथ वेरिएबल्स होते हैं, वो कौन कौन है? हीट और एनर्जी। हीट एंड वर्क। ठीक है, व्हाट इट हीट और वर्क। An adiabatic process happens in a dash system. Sir, isolated. सर क्लोज सिस्टम। Isolated, closed नहीं, ये जरूरी नहीं क्लोज्ड में होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में मतलब क्या होता है? कोई भी हीट की एक्सचेंज नहीं होती है। ठीक है ना? एडियाबेटिक सिस्टम में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता सराउंडिंग के साथ, हीट डजंट एक्सचेंज। तो क्लोज्ड है, मान लो एक ऐसा कंटेनर है, ठीक है ना, उसको मैंने क्लोज रखा है, ठीक है। अब पानी है इसमें, मानो इस पानी को गर्म कर रहे हैं तो हीट अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है। हीट बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है। तो क्लोज सिस्टम में नहीं हो सकता है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम समझते हो ना, जिसमें एनर्जी ना ही मास की एक्सचेंज। गॉट इट?
क्लोज में एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, तो एनर्जी एक्सचेंज होगा तो हीट एक्सचेंज भी हो सकती है। ड्यूरिंग अ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम डैश प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट। Sir, Sir, macroscopic. 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 मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट। मैक्रोस्कोपिक समझते हो ना, जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी होती है, जिसको आप Observable observe- जैसे प्रेशर है ऑब्जर्व कर सकते हो आप लोग, टेम्परेचर को फील कर सकते हो, है ना, वो सब मैक्रोस्कोपिक। टेम्परेचर फ्लो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अदर डजंट ऑकर इन अ डैश इक्विलिब्रियम। Thermal. Thermal. Thermal Thermal equilibrium. जब आपका थर्मल इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया तो मतलब आप टेम्परेचर पे नहीं इधर से उधर जाना है, कहानी खत्म। An intensive property dash on mass while an extensive property dash on mass. Sir, intensive property do not depend on mass, and while extensive property depend on mass. Yes, intensive property doesn't depend नहीं करती है mass पे, while an extensive property depends upon mass. Intensive property जैसे कि क्या हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब को ऐड कर दोगे, दो डिफरेंट टेम्परेचर वाला को ऐड कर दोगे तो जाके टेम्परेचर बढ़ जाएगी, ऐसा बात नहीं है, है ना। मास बढ़ाने से टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, मास बढ़ाने से प्रेशर में कोई बदलाव नहीं आने वाला। वहीं ये जो मास पे डिपेंड करती है उनको हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, है ना। वॉल्यूम जैसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। Okay, the measurement of temperature is based on dash law of thermodynamics. So Zeroth zeroth law of law. thermodynamics. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के हिसाब से मेजर होती है, क्योंकि टेम्परेचर को हम लोग डायरेक्टली नहीं मेजर करते हैं, आपको मालूम है ना। टेम्परेचर हम लोग किसी के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं। मतलब क्या है कि वो वाला प्रॉपर्टी यदि इक्विलिब्रियम में आ गया तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि टेम्परेचर के साथ भी वो वही कंडीशन होगी। समझ रहे हो ना बात को। हम लोग कैसे मेजर कर रहे थे टेम्परेचर को, वॉल्यूम की एक्सपेंशन के टर्म में मेजर कर रहे थे, रेजिस्टेंस के टर्म में मेजर कर रहे थे, याद है कि नहीं, भूल गए। याद है सर। Yes. Have a quick clip of this questions. इनको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगी। हो गई, हो गई ना, चलो। तो हम लोगों ने यहां तक देखा था लास्ट क्लास में, और थोड़ी सी और देखी थी थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में। हम लोगों ने स्टडी किया था कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होती है, नहीं होती है, देखा था। तो जीरोथ लॉ छूट गया था, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी छूट गया होगा। चलो थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, जब बच्चों को मालूम नहीं है। ठीक है, जीरोथ लॉ क्या बोल रहा है। मान लीजिए, उसको समझने से पहले एक बॉडी है, मानिए ये 50 डिग्री सेल्सियस पे, ये 60 डिग्री सेल्सियस पे। मानो दोनों बॉडी को मैंने कनेक्ट कर दिया, ए को और बी को कांटेक्ट में ला दिया, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, एक ऐसा समय आएगा कि नहीं जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि नहीं। हाँ सर। आएगा। दोनों की डिफरेंट टेम्परेचर है, दोनों को मैंने कांटेक्ट में लाके रखा, तो ऑब्वियसली है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट की फ्लो होगी, और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब टेम्परेचर ऑफ ए टेम्परेचर ऑफ बी के बराबर आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सी इक्विलिब्रियम आ गई है। Thermal equilibrium. थर्मल इक्विलिब्रियम। बोलने का मतलब क्या है, हीट ना इधर से इधर जाएगा, ना हीट इधर से इधर जाएगा। जाएगा क्या, नहीं जाएगा। हीट की कोई फ्लो नहीं होगी इधर से उधर। तो आप सभी को मालूम है थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर पोर्शन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। आप एक पल के लिए ऐसे समझिए, ए है और
एक बॉडी सी है, ठीक है। अब मान लो एक पल के लिए कि ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और एक बी बॉडी भी रखा हुआ है ऐसे कांटेक्ट में, ठीक है ना। बी ए के साथ कांटेक्ट में है, मान लो एक पल के लिए, मान लो कि बी ए के साथ कांटेक्ट में है, और आपको ये बोल दिया गया है कि ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये बोल दिया गया कि ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो क्या आप ये नहीं बोल सकते हो, और ये तो आपको पहले ही से मालूम है कि ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है? बोल सकते हाँ हैं सर, कह सकते हैं। कह सकते हैं, है ना? मतलब ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसके मतलब ये वाला और ये वाला भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो हम बोल सकते हैं ये कहानी ये होगी, टेम्परेचर ऑफ ए, टेम्परेचर ऑफ बी और टेम्परेचर ऑफ सी सेम है, इसका मतलब तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में। कहानी वही है जो नहीं बोलते हैं कि ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो क्या ए और सी भाई हुआ कि नहीं हुआ? होगा कि नहीं होगा? होगा क्या सर। चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। इस रिलेशन को मैथ्स में हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यही कहानी है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम, थर्मल से थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो, बट अभी थर्मल ही जान लो। थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम is a transitive relation। जो थर्मल इक्विलिब्रियम सेटअप होती है सिस्टम के बीच में, वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन समझ रहे हो ना? यदि ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो तीनों एक दूसरे के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। एंड यू कैन आल्सो से थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में। ओके, गॉट इट? इसी को समझने के लिए एक कंडीशन इंप्लाई किया गया था, मैंने आपको बताया था थर्मोमीटर के बारे में। थर्मोमीटर के बल्ब में होती है मरकरी, ठीक है ना? कोई आदमी के बॉडी का टेम्परेचर मानो 101 डिग्री सेल्सियस है, नहीं सॉरी सेल्सियस तो नहीं हो सकता है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वो बल्ब में जो मरकरी है वो थोड़ा एक्सपैंड होता है, ठीक है ना? थोड़ा एक्सपैंड हुआ तो 101 रीडिंग हम लोगों को मिला कि हाँ 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक्चुअली यहाँ पे आपने जो स्टडी किया वो क्या स्टडी किया? टेम्परेचर आपको चलो पता चला, अलग बात है, बट आपने स्टडी किया वॉल्यूम के बारे में कि वॉल्यूम एक्सपैंड है ना? हम लोगों ने क्या देखा है? इनडायरेक्टली तो ये देखा कि टेम्परेचर बढ़ा है, पर डायरेक्टली यदि दूसरे नजरों से देखो तो हुआ क्या है? खाली मरकरी एक्सपैंड किया है जब टेम्परेचर बढ़ी है। हम लोग सभी जानते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बस हम लोग वही रिश्ता को जोड़ देते हैं कि वॉल्यूम बढ़ा तो इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ी है, और उसको एक पर्टिकुलर स्केल में मेजर कर लेते हैं। अब मानो कोई आदमी का बॉडी का टेम्परेचर 104 पहुंच गया, तो इसमें और थोड़ा ज्यादा एक्सपेंशन होगा, तो ज्यादा एक्सपेंशन होगा तो उसी हिसाब से हम लोग टेम्परेचर को यहाँ पे रीडिंग बना के रखते हैं। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो होता है ना, टेम्परेचर इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। एब्स्ट्रैक्ट बोलने का मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू क्यों होता है टेम्परेचर? क्योंकि इट इज नेवर मेजर्ड डायरेक्टली, इट इज नेवर मेजर्ड डायरेक्टली। हम लोग इसको कैसे मेजर करते हैं? हम लोग इसको रिलेट करते हैं कोई चीज। मानो जो डिजिटल थर्मोमीटर होती है, डिजिटल थर्मोमीटर में रेजिस्टेंस के साथ रिलेट होती है। रेजिस्टेंस बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या होती है? बढ़ता है ना? हाँ सर। Yes, sir. तो वही से रिलेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर की जो मेजरमेंट हो रही है जीरोथ लॉ के हिसाब से हो रही है। हम लोग मेजर कर रहे हैं वॉल्यूम को, बट उसको रिलेट कर रहे हैं फिर टेम्परेचर से।
गॉट इट, अंडरस्टूड। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही बोल रहा है कि जो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होती है, जो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होती है सिस्टम के बीच में, इट्स अ ट्रांजिटिव रिलेशन। गॉट इट, समझ गए? चलिए, लिखना है किसी को क्या इसको? नो, मिटा दो। जीरोथ हो गया, जीरोथ लॉ। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेस। देखो, थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में हल्का सा डिस्कशन हुआ था, बट उसकी ग्राफ मैंने आपके साथ डिस्क्राइब नहीं किया। ओके, तो चलिए हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोसेस को पहले समझ लेते हैं हल्का सा। मान लीजिए एक बॉडी जो है ए, वो कुछ पर्टिकुलर स्टेट में है, तो मुझे स्टेट चेंज करने के लिए प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर में बदलाव लाना पड़ेगा कि नहीं? मैं चाहता हूं कि इसको स्टेट ए से स्टेट बी में भेजूं, लाना पड़ेगा हाँ कि नहीं सर। लाना? बिल्कुल लाना हाँ पड़ेगा। सर। एक बॉडी स्टेट ए में है, स्टेट बी में ले जाना है, तो ये पक्की सी बात है कि मुझे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में कुछ ना कुछ बदलाव लाएंगे, तभी स्टेट ए से स्टेट बी में वो जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे जो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। समझे? उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? थर्मोडायनामिक प्रोसेस। कोई भी स्टेट, कोई भी बॉडी की स्टेट की ट्रांसफॉर्मेशन को आप स्टडी कर रहे हो, तो हम बोल रहे हैं कि हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है? और थर्मोडायनामिक प्रोसेस आपको मालूम ही है कौन कौन सी चीज की स्टडी होती है? प्रेशर की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, ये सब पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। ओके, तो समझ गए आप कि जो चेंज हो रही है उसकी स्टडी को हम बोल रहे हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस की स्टडी। अब देखिए, मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस तो दे दिए थे लास्ट क्लास में। डेफिनेशन दिया था ना, आइसोपोरिक, आइसोबारिक, बताया था कि नहीं बताया था? Yes, यस, sir. नो? यस सर। नो, बताया था बाबा। मान लो मैं ग्राफ बना रहा हूं। अच्छा, आपको ध्यान नहीं होगा तो मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत। मान लो मैं ग्राफ की स्टडी कर रहा हूं जहां पे मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम स्टडी करूंगा। ठीक है, क्या स्टडी करूंगा? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम को स्टडी करूंगा। अंडरस्टूड? अब मानिए एक पल के लिए मैं एक ऐसे प्रोसेस के बारे में स्टडी कर रहा हूं जहां पे प्रेशर कांस्टेंट रहे। जैसे कि मानो एक मैं ऐसे स्टडी कर रहा हूं। ओके, तो मानो कोई ये पर्टिकुलर प्रोसेस की ग्राफ, तो मुझे बताओ कि इसमें क्या आपकी कांस्टेंट लग रही है? आपको The pressure constant है। प्रेशर कांस्टेंट है ना? देखो, ये पूरे पॉइंट्स में क्या है, ये वाला जो पॉइंट है वो तो कांस्टेंट ही है ना? ये वाला पॉइंट देखो कांस्टेंट ही है। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम में बदलाव आ रही है। ओके, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम में बदलाव आ रही है। चलो, जिसमें बदलाव आ रही है कोई मतलब नहीं है उससे। जो चीज में चेंज नहीं आ रहा उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो जहां पे प्रेशर कांस्टेंट रहती है उन प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे? आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है ना? a process in which pressure remains या pressure does not change। एक ऐसी प्रोसेस जहां पे आपकी प्रेशर में कोई बदलाव नहीं है,
ओके, तो मैं इसको जब बोलूंगा तो ये वाली आइसोबारिक है, वेरी गुड। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, बोल सकता हूं कि नहीं, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट मतलब पूरी प्रोसेस में जो प्रेशर है कांस्टेंट है। वेल एंड गुड, यदि कोई आदमी लिख देता है कि प्रेशर इज कांस्टेंट तो ही इज वेरी वेल डिफाइनिंग कि प्रेशर में कोई बदलाव नहीं आ रही है। गॉट इट? तो आइसोबारिक की डेफिनेशन आई सपोज आप सभी को समझ आ गई हो, लास्ट क्लास में बताया भी था, कुछ और लिखना है इसे मैं मिटा दूं। आप मुझे एक बात बताओ, यदि कोई लिख देता है कि डेल पी इज कांस्टेंट, तो डेल पी, डेल्टा पी का मतलब आप समझते ही हो, इनिशियल sir. और फाइनल। फाइनल। इनिशियल और फाइनल पॉइंट में प्रेशर कांस्टेंट रहा, तो चलो ठीक है, इनिशियल में कांस्टेंट प्रेशर कुछ था 5 एटीएम मानते हैं, फाइनल में भी 5 एटीएम प्रेशर। ओके, तो कहीं ना कहीं इट्स ओके, इज ओके इन सेइंग कि आइसोबारिक है। पर मानो ऐसा यदि हो रहा है कि 5 से 4 गया, 4 से फिर 3 गया, 3 से 6 गया, फिर जाके लास्टली 5 हो गया, ऐसा हो सकता है कि नहीं? जब मैं लिखता हूं डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, हाँ सर। यस सर। हो सकता है, क्योंकि डेल्टा पी जो बात होती है इसमें क्या बात होती है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल की बात है ना। तो कहीं ना कहीं यदि ऐसा लिखा हुआ है तो आप नहीं मान सकते कि 100% परफेक्ट है, बट हाँ ऑन कैजुअल स्केल कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि ठीक है, सही है, बट 100% इसको बोलना कि परफेक्ट है ये गलत। हाँ, पर एक चीज यदि लिखी रहती है ऐसे, dp इज इक्वल टू 0, डीपी जो समझते हो ना, क्या बोलते हैं, स्मॉल, स्मॉल इंस्टेंट में, हर छोटे छोटे टाइम इंटरवल में डीपी आप समझ रहे हो, मतलब एक छोटा सा टाइम इंटरवल में चेंज इन प्रेशर 0 है, बोलने का मतलब हर छोटा सा टाइम इंटरवल में चेंज इन प्रेशर 0 है। तो क्या ये ज्यादा सटीकता से डिफाइन करेगा नहीं आइसोबारिक प्रेशर को? Yes, sir. है ना? तो बेटा आप लोगों को बोलना है कि इफ कभी क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि विच इज डिफाइनिंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस वेरी नाइसली या वेरी टिपिकली, तो डीपी स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स में जो चेंजेस है वो कांस्टेंट, तो वो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, अब ये लिखा हुआ तो ठीक है, ये भी सही है कि प्रेशर कांस्टेंट है, चलो ओवरऑल कांस्टेंट है, बट ये लिखना थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है। क्लियर? अब चलो मान लो कोई ग्राफ ऐसी बनी हुई है, और ये एरो जरूर देना, एरो बताएगा कि कहां से कहां किस डायरेक्शन में जा रहा है। मानो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से जा रहा है कुछ बी पॉइंट, और ए पॉइंट से मानो सी पॉइंट तक आया है, एरो इस प्रोसेस में क्या आपको लग रहा है कि कांस्टेंट है? Sir, volume. ग्राफ में ए टू सी में बोलो, अरे बच्चों क्या कांस्टेंट है ए टू सी में? वॉल्यूम है सर। Volume constant है. वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? पोटेशियम कार्बोनेट। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब समझ लो कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इन द प्रोसेस, से हम बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इसको लिखने के लिए आप लिख सकते हो ऐसे, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, या सबसे बेटर तरीके से डिफाइन करना है तो dv इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, dv इज इक्वल टू 0 विल डिफाइन इट वेरी नाइस। समझ आई? कोई दिक्कत? कोई वॉल्यूम में बदलाव नहीं आ रही, कोई वॉल्यूम में बदलाव नहीं है, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट एकदम ये एक दूसरे। अब एक ऐसा होता है, आपने कुछ ऐसा ग्राफ पढ़ा है, इसमें पढ़ा होता तो ऐसा ग्राफ, Sir, Boyle's law, gas law में पढ़े थे. हाँ गैस लॉ में आपने एक ऐसा ग्राफ पढ़ा है ना, कि ये देखो वॉल्यूम कम है, सॉरी वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखो वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा है कि? तो चलो आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा है, पर इसको कैसे हम लोग बॉयल्स लॉ से रिलेट करें? एक्चुअली बॉयल्स लॉ में क्या रहती है कांस्टेंट? Sir, टेम्परेचर। temperature. टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है।
तो आप सभी ने ये पढ़ा है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पढ़ा है कि नहीं? हाँ सर। मान लो एन नंबर ऑफ मोल्स 1 है, मान लिया 1 है, और टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट ही रख दिया। आर तो अपने कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो मुझे एक बात बताइए, क्या पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। आ रहा है ना? यदि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दोगे तो पीवी तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट होगा। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है ही, और टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट कर दिया तो आर भी तो कांस्टेंट है। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर यदि आप कांस्टेंट करते हो तो इट्स द बॉयल्स लॉ ग्राफ, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल। ओके, आइसोथर्मल में क्या होगा? टेम्परेचर इज कांस्टेंट, या ज्यादा सटीकता से डिफाइन करो तो dt इज इक्वल टू 0। और एक और चीज बोल सकते हो, pv इक्वल टू कांस्टेंट, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं क्या? एक और प्रोसेस होता है कुछ इस टाइप का, ठीक है ना? ये देखने में आपको लग रहा है, ये देखने में आपको ठीक आइसोथर्मल ही जैसा लग रहा है, बट इसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई हीट की एक्सचेंज नहीं हो रही है, मतलब चेंज ऑफ हीट जो है जीरो। ओके, चेंज इन हीट जीरो है। आप बोलोगे कि सर कैसे पहचानेंगे कि दोनों में डिफरेंस कैसे है? तो एक्चुअली देखो क्या होता है, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, जो एडियाबेटिक कर्व रहती है, इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। और गामा जो होता है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, ये वाला देखो ना, इसकी स्लोप जो है ना वो हमेशा ज्यादा रहेगी आइसोथर्मल से। लग रहा है कि नहीं आपको स्लोप इसका ज्यादा है कि नहीं? तो एडियाबेटिक प्रोसेस जो होते हैं, एडियाबेटिक कर्व्स जो होते हैं, उसकी स्लोप हमेशा आइसोथर्मल से ज्यादा। तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि हम बैक आ सके, है ना? ये पॉसिबिलिटी होती है कि हम ठीक बैक आ सके जहां पे हमारा पिछला कदम था। बट एक पल के लिए सोचो कि मैं आपको बोलूंगा कि तुम एक काम करो, ये जो पुल वाला रिस्क लेने वाला काम मत को करो, एक काम करो, एक लंबा सा छलांग मारो और एकदम यहां से यहां निकल जाओ, ठीक है ना? तो आप जब लंबा सा छलांग मारोगे, यहां से उधर जब पहुंचोगे और मान लो आप किसी पॉइंट में हवा में हो, तो मैं आपको बोलूंगा एक कदम पीछे ले ले, तो आप कदम पीछे ले सकते हो क्या? नो सर, No, गिर sir. जाएंगे। ले ही नहीं सकते, गिरने की कोई चांस ही नहीं है। आप एक बार छलांग ले लिए तो आप या तो उधर जा रहे हो, बैक तो नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी नहीं। तो मतलब क्या होता है, जब कोई काम, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब कोई काम एक सिंगल स्टेप में हो रहा है, जब कोई काम एक सिंगल स्टेप में हो रहा है, तो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, उसको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं। बट वही कोई काम यदि छोटे स्टेप में हो रहा है, तो आप किसी भी पॉइंट पे यदि फाइनल में भी पहुंच गए तो फिर उसी रास्ते से छोटा छोटा कदम लेके आप वापस आ सकते हो कि नहीं? आ सकते हो। मानो हाँ पुल सर। टूटा हुआ था तो आप ऐसे 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 करके चलो उधर पहुंचे, तो फिर वापस ऐसे 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 जैसे गए थे वापस आ सकते हो कि नहीं? आ सकते हाँ हो, है ना? तो रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जो छोटे छोटे स्टेप्स में, ओके, ताकि वही स्टेप को वापस लेके पीछे आया जा सकता है इनिशियल पॉइंट में। बट रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है वो एक सिंगल स्टेप में हो रही है, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रही है, जिसको आप बैक नहीं ला सकते। ओके, इसको हम लोग डिटेल्स में समझते हैं थोड़ा। ये तो एक सिंपल लाइफ एग्जांपल दिया आपको। देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस को यदि मैं डिफाइन करूं, a process that can be reversed to
its initial state by following the same path that it took to reach the फाइनल स्टेट। ठीक है, सुनना ध्यान से। एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जहां पे आप क्या बोलो, जिसको आप रिवर्स कर सकते हो इनिशियल स्टेट तक। ओके, एक ऐसी प्रोसेस जो फाइनल तक पहुंच चुकी है, आप उसको रिवर्स कर सकते हो इनिशियल तक। ठीक वही रास्ता पकड़ के, ठीक वही रास्ता पकड़ के, जिसको पकड़ के आप फाइनल स्टेट तक गए, वैसे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है ना, समझ गए बात को? अंडरस्टूड? मतलब जैसे कि ए से बी आप गए जिस रास्ते में, ठीक है ना, ए से बी आप जिस रास्ते में गए, तो बी से ए यदि पॉसिबिलिटी है कि आप वही रास्ते से वापस आके ए आ गए, तो हम बोलेंगे ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। बट मानो आप ए से बी मानो आप ऐसे गए और ऐसे फिर ए आए, तो क्या ये रिवर्सिबल बोलोगे? नो सर। रिवर्सिबल बोलोगे? नो, इसे रिवर्सिबल नहीं नो बोलेंगे। सर। ये जो वापस आया, ये सेम रास्ते से वापस नहीं आया, आपको सेम रास्ते से वापस आनी है, तभी वो कहलाएगी एक रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, समझ गए? समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू और एक एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मान लो ऐसी एक सिलेंडर है आपके पास और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन को मान लो आप फ्रिक्शनलेस है और मासलेस। सपोज करो ये फ्रिक्शनलेस है एंड मासलेस, कोई फ्रिक्शन नहीं ये लगा रहा है, कोई मास नहीं है इसमें, मान लो। और ये अंदर में कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स। अब ये पिस्टन जो है मूवेबल है। एक पल के लिए आप मानो कि ये अभी रेस्ट पे है, तो जब ये रेस्ट पे है तो ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रही है उसको नीचे से गैस की प्रेशर ने बैलेंस करके रखा है, तब नहीं ये रेस्ट पे है कि नहीं? ये पिस्टन मूवेबल है, ये रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या, ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रही है और नीचे से जो प्रेशर गैस दे रहा है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा, तब ये रेस्ट में है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, वही रीजन इसकी रेस्ट में रहने की। पर मैं एक काम करता हूं, चलो एक मैं काम कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, एक 1000 kg का एक बड़ा सा लोहा लिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लिए, छोटे छोटे टुकड़े बना लिए, जितने पॉसिबल छोटी हो सकती है उतना बड़ा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, उन छोटे छोटे टुकड़ों को एक एक करके इसके ऊपर रखता हूं। मैंने एक छोटा टुकड़ा रखा है यहाँ पे, ठीक है। जब एक छोटा सा टुकड़ा मैं यहाँ पे ऊपर रखूंगा तो क्या थोड़ी सी प्रेशर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मुझे ये बताओ। हाँ सर। Yes, sir. थोड़ी सी प्रेशर बढ़ेगी तो ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है, आएगा कि नहीं आएगा? आ सकता है सर आएगा। जब हल्का सा आएगा तो फिर गैस के मॉलिक्यूल्स है वो सामने सामने हो जाएंगे। जब गैस के मॉलिक्यूल सामने सामने हो जाएंगे तो प्रेशर भी वो ज्यादा एग्जर्ट करेगा कि नहीं? बहुत सारे मॉलिक्यूल सामने सामने आ जाएंगे, ज्यादा हिट करेगा, तो कहीं ना कहीं नीचे से भी प्रेशर बढ़ेगा। तो ये पिस्टन भले हल्का सा नीचे आ गया, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा नीचे आ गया ये पिस्टन, ओके, बट हल्का सा तो नीचे आया। तो मुझे एक बात बताना, जब स्टार्टिंग में कोई मूवमेंट नहीं था तो इक्विलिब्रियम था कि नहीं था? था सर। पिस्टन में कोई मूवमेंट नहीं थी। जब मैं एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया लोहा का
तो वो फिर थोड़ा सा नीचे गया, फिर गैस ने इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर ऊपर दिया, तो फिर पिस्टन के साथ इक्विलिब्रियम हो गई कि नहीं हो गई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैस की जो प्रेशर है, फिर इक्विलिब्रियम आ गया, आया कि नहीं आया? हाँ सर। फिर मैं एक दूसरा छोटा सा टुकड़ा डाला, फिर थोड़ा सा नीचे गया होगा, फिर गैस के प्रेशर ने उसको बैलेंस किया होगा, फिर इक्विलिब्रियम आ गई। ऐसे करते करते हमारे पास तो समझ लो कि अनंत टुकड़े होंगे, क्योंकि 1000 केजी के लोहे को मैंने जितना पॉसिबल छोटा है उतना बनाया, तो वो अनंत टुकड़े हो गए होंगे, इनफाइनाइट छोटे छोटे टुकड़े होंगे, मैं समझ सकता हूँ। तो वो इनफाइनाइट टुकड़े मैंने जब जब डाले होंगे, तो तब तब एक प्रेशर थोड़ा ज्यादा बढ़ा होगा नीचे से, फिर उसको बैलेंस किया होगा और इक्विलिब्रियम आई होगा। तो मुझे एक बात बताना, थोड़ा ध्यान से, तो में ही तरीके से सोचना इसको, क्या हर एक इंस्टेंट पे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? हर एक इंस्टेंट पे छोटा सा डाला, फिर छोटा सा डाला, डालते गया, तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इट इज एट एवरी इंस्टेंट, जो वो यहां से यहां तक, मानो कि वो डालते डालते लास्टली क्या एट द एंड यहां तक। ओके, तो बोलने का मतलब हर एक छोटा छोटा जो स्टेप हुआ, हम लोग छोटे छोटे स्टेप में नहीं ये चेंज कर रहे हैं, तो हर एक छोटा छोटा जो ये स्टेप हुआ है, हर छोटे स्टेप में थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट की है कि नहीं की है? सर किया है। अब मानो मैं एक कोई ऐसा काम करता हूं, मानो वही पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट है, भले ही आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो मैं इसको सेम बना देता हूं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, एक यहाँ पे भी वही मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पे कुछ गैसेस है, ठीक है। मैं वो 1000 केजी का लोहा इसके ऊपर एक ही बार रख देता हूं, तो क्या होगा? धड़ाक से ही बैठ जाएगा, एक ही बार बैठेगा कि नहीं बैठेगा? एक ही बार बैठेगा, फट से बैठ जाएगा, फट से ही नीचे आके बैठ जाएगा। तो मुझे एक बात बताना कि इसकी जो इक्विलिब्रियम थी, एक तो जब स्टार्टिंग में वो जहां पे था वहां पे थी, और फिर मैंने जब जैसे ही 1000 केजी का लोहा रखा, फट से जब बैठा, तो दूसरी इक्विलिब्रियम जो आई, इसकी कब आई? फाइनल स्टेट पे आई, है कि नहीं? बीच में तो कुछ नहीं है, बीच में ये कहीं इक्विलिब्रियम पे था क्या? बीच में तो इसकी प्रोसेस कंटिन्यू कर रही, कि कोई भी ऐसा इंस्टेंट था जहां पे इक्विलिब्रियम रहा इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में? ऐसा रहा होगा क्या कहीं इक्विलिब्रियम? नो सर। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो 1000 केजी का लोहा मैंने जैसे रखा वो फट से बैठ गया होगा। तो मतलब इक्विलिब्रियम एक बार इनिशियल में था और एक बार फाइनल में है, बट यहां पे जो इक्विलिब्रियम है, इट्स एट ऑल इंस्टेंट, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ या रजाई से निकलो, आंसर दो, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ यस सर। सर। ठीक है, तो मैं आपको बस यही चीज यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं कि मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। चलो मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, मानो प्रेशर या वॉल्यूम का ग्राफ बनाते हैं, ठीक? गॉट इट? प्रेशर ही वॉल्यूम का ग्राफ बना रहे हैं। मान लो कि एक ऐसी कहानी है जहां पे प्रेशर कम है, ठीक है ना? प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है ना? अब क्या कर रहा हूं, दूसरे पॉइंट में फिर प्रेशर हल्का हल्का बढ़ा रहा हूं, हल्का हल्का बढ़ा रहा हूं, हल्का हल्का बढ़ा रहा हूं, तो क्या है? प्रेशर बढ़ते जा रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रही है। यदि मैं ग्राफ को कनेक्ट करूं तो कुछ ग्राफ ऐसा आ रहा है, ठीक है? ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है, बट आई हैव गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी स्टेप, कि हर एक स्टेप में क्या हुआ है। मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि नहीं, वो हर इनफाइनाइट स्टेप में क्या क्या हुआ है कि नहीं? मेरे पास इंफॉर्मेशन इस ग्राफ में हाँ है सर। मेरे पास, क्योंकि ये सिस्टम जो है हर एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं रुका है और कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम लिया है। बट तो ये जो प्रोसेस ऐसी हो रही है, इसको हम बोल रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोल रहे हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस।
अब मान लो मैंने जो किया था, मैं ऐसे से ऐसे सवारी किया था, ये हमारी सवारी यही थी ना कि पहले क्या थी, प्रेशर कम थी, है ना, प्रेशर कम थी तो वॉल्यूम क्या था, ज्यादा था, वॉल्यूम ज्यादा था ना, वॉल्यूम ज्यादा था। फिर जैसे जैसे लोहा का टुकड़ा डालते गया प्रेशर बढ़ती गई, प्रेशर बढ़ती गई और वॉल्यूम घटती गई, है ना। ये प्रेशर देखो बढ़ता गया है और ये वॉल्यूम क्या है, कम है कि नहीं कम। तो मतलब बोलने का क्या, मेरे पास हर पॉइंट का इंफॉर्मेशन है कि हर एक पॉइंट का इंफॉर्मेशन है, कोई भी पॉइंट आप पिक कर दो, क्योंकि आई हैव डन दिस चेंज इन वेरी स्मॉल स्मॉल स्टेप। तो मैं यदि बैक जाना चाहूं और आपको बोलूं कि ठीक वही कदम पकड़ के पीछे जाना, तो क्या करोगे, एक एक छोटा छोटा टुकड़ा उठा लोगे। तो क्या जो ये सिस्टम अपने आप में बदलाव ला रहा है वो सेम स्टेप के थ्रू ला रहा है कि नहीं ला रहा है? हाँ सर। Yes, sir. प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, हर स्टेप में है एंड दिस प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। बट यहां पे देखो, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, आपके पास इंफॉर्मेशन है एक इनिशियल वाला जहां पे कुछ वॉल्यूम था और कुछ प्रेशर, और एक इंफॉर्मेशन है आपके पास फाइनल वाला जहां पे वॉल्यूम कम हो गया और प्रेशर ज्यादा है। बीच की कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास, क्या आपके पास कोई ग्राफ है बीच में, बीच में कोई ग्राफ है क्या? नहीं। आपने जो ये प्रोसेस किया है, एक बार इनिशियल था 1000 किलो का लोहा रखा, धक से बैठा, वॉल्यूम घटा, तो आपके पास इंफॉर्मेशन है सिर्फ इनिशियल की और फाइनल की। अब मैं आपको बोला कि एक काम करो यार, तुम यहां से यहां लौट के आओ, तो क्या आप ठीक वही रास्ता पकड़ के वापस आ सकते हो? नहीं आ सकते हो, क्योंकि यू डोंट नो द वे इट हैज रीच्ड देयर, है कि नहीं? No, एग्जैक्ट sir. आपको नहीं मालूम है कि बीच में क्या हुआ है, आपको कुछ नहीं मालूम, बीच में तो वो प्रोसेस चलता रहा। गॉट इट ना? तो इरिवर्सिबल का कहानी आपको समझ आया कि नहीं आया? बेटा समझ आई कि नहीं आई इरिवर्सिबल क्या होती है? ओके, क्लियर होनी चाहिए आगे। अब देखो, मेरा आपसे कुछ पॉइंट्स पूछना है, ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा मुझे। ओके, पहला बात मुझे बताना कि जो ड्राइविंग फोर्स है, एक तो मैं पहले इंपॉर्टेंट चीज लिख देता हूं, सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम एट एवरी इंस्टेंट, हाँ या ना? हाँ या ना? सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हर इंस्टेंट पे है कि नहीं है? यस है। हाँ सर। और यहाँ पे इधर सिस्टम इज, इस पर मैं उल्टा बना दिया, इसको ऐसे बना देता हूँ, सिस्टम इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, या लिख देता हूं सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेप। सिस्टम सिर्फ इक्विलिब्रियम पे कहां पे, इनिशियल में है और फाइनल में, बाकी बीच में क्या किया नहीं किया हमको नहीं मालूम, ठीक है? गॉट इट? तो बीच का रास्ता हमारे पास नहीं। दूसरा, very very small, very small difference between driving and opposing force। क्या हो गया किसको? आए नींद आ रहा है? नो सर। वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग। देखो, थर्मोडायनामिक में जो बच्चा सूत गया ना, मतलब समझो उसको तो पढ़ाई से कुछ लेने देना नहीं है, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर तो कुछ है ही नहीं। वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स मैं बोल रहा हूं जो ऊपर से गिर रहा है, जो ऊपर से मैं रिवर्सिबल प्रोसेस में जो फोर्स लगा रहा हूं उसको मैंने बोला ड्राइविंग, और जो नीचे से पड़ रहा है वो हो गया अपोजिंग। तो बहुत 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 कम डिफरेंस है कि नहीं ड्राइविंग और अपोजिंग में, ये बताओ मुझे, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. यस सर।
इसको हम लोग एक शब्द यूज करते हैं जो वेरी 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 स्मॉल लिखते हैं, उससे अच्छे आप लिख सकते हो इनफाइनाइट सिमिली, इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल। एक शब्द लिखते हैं हम लोग इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल, ये वेरी 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 स्मॉल को इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत हल्का डिफरेंस होता है ड्राइविंग में और अपोजिंग में, इसलिए ना जो ड्राइविंग वाला फोर्स था ऊपर से, अपोजिंग वाला से फट से बैलेंस किया, इसलिए तो मूवमेंट बहुत हल्की सी थी, है ना, इसलिए तो मूवमेंट बहुत हल्की सी थी। इसमें क्या है, लार्ज डिफरेंस बिटवीन क्या, ड्राइविंग एंड opposing force। समझ आया? ओके, ये वाली जो होती है, क्या दिख रहा है ना बोर्ड, ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है बेटा, इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है, वेरी स्लो, वेरी स्लो, एज इट टेक्स इन इनफाइनाइट स्टेप्स। काफी स्लो होती है भाई, स्लो होगी कि फास्ट होगी भाई चीज, स्लो ही होना है और तो कोई उपाय नहीं है इसके पास फास्ट होने का। और ये वाला क्या है, Fast. takes in finite steps, इसकी स्टेप्स फाइनाइट होती है ना, स्टेप्स फाइनाइट है कि नहीं, यहाँ पे स्टेप्स फाइनाइट है, इसकी तो अनंत स्टेप में ले रहे हैं फाइनाइट स्टेप्स, तो कोई बोलने का बात बनता ही नहीं है यहाँ पे। कैन दिस बी रिवर्स्ड फॉलोइंग द सेम पाथ, यस नो, Yes, sir. Yes, sir. रिवर्स्ड फॉलोइंग द सेम पाथ, नहीं सेम पाथ No, नहीं करता, sir. क्योंकि बीच का आपको आता पता है ये नहीं क्या होगा, ठीक है ना। और एक कहानी यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक और बात कि नेचर में जो अक्सर प्रोसेस होते हैं ना बेटा, वो इरिवर्सिबल होते हैं, नेचर में अक्सर प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं, ओके, अक्सर प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है नेचर की। नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस, खुद से होता है, स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल, ये आपको दिमाग में रखना है और ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो इतना जल्दी ये समझने का चीज नहीं है, इतना आसान चीज नहीं है बेटा, आपको यदि आप इसके बारे में एनसीईआरटी पढ़ो, देखो मेरा बात बोलना है कि एनसीईआरटी ने जहां पे इसको एक्सप्लेन किया है, आप यदि एनसीईआरटी को इस पोर्शन से पढ़ते हो तो आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको 10 बार पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी समझने के लिए, कम से कम 10 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देख मेन चीज तो मैं निकाल के आप लोगों को दे ही दिया, मेन चीज जो है इसमें छिपा हुआ वो मैं निकाल के आपको बता चुका हूं, बट फिर भी आप कोशिश करना दिमाग लगा के जो एनसीईआरटी ने लिखा है उसको समझने की, बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन है एनसीईआरटी में इस चीज को पढ़ना, ठीक है ना। वो समय लगेगा, आप 4-5 बार पढ़ो, मतलब 2-3 बार पढ़ोगे तो पहली बार समझ आना शुरू होगा, ओके। तो प्लीज आई विल टेल इट, ये जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया उसको जरूर पढ़िए एक बार, ठीक है ना। तो समझ आई, तो कहीं ना कहीं आई सपोज कुछ हद तक आप समझे होंगे, और बहुत डिटेल्स में इसको समझने के लिए समय लगेगा, ये चैप्टर जब बढ़ता रहेगा तो और इससे रिलेटेड और सारे इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। दिस इज नॉट द एंड अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, तो आप इसको हैव अ क्विक नोट ऑफ दीस थिंग्स, इंपॉर्टेंट है, ओके। एक्चुअली इंक क्या है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, तो इसलिए मैं इसको अल्कोहल से मिटा रहा हूँ, लाइक डिसॉल्व लाइक पढ़ाया था ना, याद है, अब आते हैं हम लोग नया एक कॉन्सेप्ट पे, दैट इज हीट। हीट के बारे में सबने सुना होगा कि एक बॉडी में ज्यादा हीट है, एक बॉडी ज्यादा गर्म है, एक बॉडी ज्यादा ठंडा है, आप लोग बोलते हो कि नहीं ऐसा, अरे बोलते हो कि नहीं बोलते हो, हाँ सर। एक बॉडी बहुत गर्म है, एक बॉडी बहुत ठंडा है, इसमें बहुत ज्यादा हीट है, इसमें बहुत ज्यादा कम हीट है, बिल्कुल गलत बोलते हो,
ओके अभी तो सब ठंडा ही है। हाँ, अभी सब चीज में कम हीट है ना, आपके हिसाब से सब चीज में कम हीट। नो, इट्स रॉन्ग। देखो बेटा, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। हीट कैन नॉट बी पोजेस्ड बाय एनी बॉडी। कोई भी बॉडी के पास हीट नहीं रह सकता। ओके, समझते हैं हीट क्या होता है। कोई भी आपके पास बॉडी है, कोई भी आपके पास बॉडी है, आपके पास कोई एक पर्टिकुलर बॉडी है, ठीक है ना। अब उसमें आपको एनर्जी की फ्लो करवानी है, मतलब एनर्जी या तो बाहर भेजना है या तो एनर्जी आपको अंदर भेजनी है। तो एनर्जी बाहर या अंदर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ दो ही तरीका है दुनिया में, या तो हीट के थ्रू और वर्क के थ्रू। ध्यान से सुनो मेरी बात। एक बॉडी के अंदर में एनर्जी आपको देनी है या एक बॉडी से एनर्जी निकालनी है, तो इसका दो ही तरीका है, या तो हीट के थ्रू या तो वर्क के थ्रू। तो समझे, एनर्जी इन आउट करने का तरीका क्या है, हीट या वर्क। तो हीट को हम लोग पहले समझते हैं, हीट क्या है। इट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी from one system to another due to temperature difference only. देखो ध्यान से, हीट क्या होती है। हीट होती है फ्लो ऑफ एनर्जी। हीट क्या होती है, फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है ना, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक जा सकता है। और सिर्फ क्यों जाता है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर की डिफरेंस होती है। तो हीट फ्लो करती है, फ्लोइंग टर्म है हीट, ठीक है ना। हीट एक फ्लोइंग टर्म है जो मूव करती है एक जगह से दूसरे जगह सिर्फ और सिर्फ यदि उनमें टेम्परेचर का डिफरेंस, ठीक है ना। गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग समझते हैं। कोई दिक्कत क्या किसी को, बोलिए, कुछ बोल रहे थे। नो सर। नो, ठीक है ना। नो सर। हीट एक पाथ फंक्शन है कि स्टेट फंक्शन है? पाथ फंक्शन है। हाँ, इट इज अ path function. It is a path function and not a property associated with state, and not a property associated with state. देखो, हीट जो क्वांटिटी हीट होती है ना, जो क्वांटिटी हीट होती है वो एक पाथ फंक्शन होती है। पाथ में वो ट्रांजिशन के दौरान ही रहती है, और ये कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है जो एक स्टेट के साथ जुड़ा हुआ हो। जैसे मानो कोई एक सिस्टम स्टेट ए में, कोई एक सिस्टम स्टेट ए में है, तो आप नहीं बोल सकते हो कि इसके पास ज्यादा हीट है कि इसके पास कम हीट है, नहीं बोल सकते हो। हाँ, जब इसकी ट्रांजिशन हो रही है, जब ए से बी जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जैसे मानो कि कोई मतलब आइस है और आइस आपका वाटर बन रहा है, आइस वाटर बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं, तब हम बोल सकते हैं कि हीट उस सिस्टम के अंदर में फ्लो हो रही है, ठीक है ना। आइस जब वाटर बन रहा है तब हम बोल सकते हैं कि हीट उस सिस्टम के अंदर में फ्लो हो रही है, ठीक है ना। गॉट इट। तो हीट जो है, हीट इज अ ट्रांजिटरी टर्म। जब कोई बॉडी में चेंज आ रहा है तभी बोला जाता है कि हीट की फ्लो हो रही है, ठीक है ना। हीट एक फ्लोइंग टर्म है। हीट इज नॉट एसोसिएटेड विद द सिस्टम। हीट कोई सिस्टम के साथ एसोसिएटेड नहीं हो। एक आइडिया आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि हीट इज नॉट अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द सिस्टम। कोई सिस्टम के साथ टर्म है जिसका यूज तभी किया जा सकता है जब एक बॉडी स्टेट चेंज कर रहा है, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं हीट फ्लो इन कर रही है या आउट कर रही है, दैट इज द थिंग।
ओके, गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं। अब हीट की कुछ IUPAC कन्वेंशन है, वो जान लो। वो IUPAC कन्वेंशन क्या है? यदि कोई सिस्टम के अंदर में हीट फ्लो इन हो रहा है तब हम बोलेंगे प्लस क्यू, ठीक है ना, हम साइन देंगे प्लस क्यू। ओके, और यदि कोई सिस्टम से हीट निकल रही है देन वी विल से माइनस क्यू, दैट इज हीट एब्जॉर्ब्ड। यदि हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वी विल टेल प्लस क्यू, और हीट यदि रिलीज हो रही है तो माइनस। ओके, ठीक इसी प्रकार वर्क भी होती है, तो वर्क से रिलेटेड डिस्कशन कल करते हैं नेक्स्ट क्लास में। समझ आया कि नहीं आया? सर आ गया। अब देखो एक बात बताओ, इस लेक्चर को एक आ बार दोबारा देखना है। यदि थोड़ा सा भी मस्ती में या थोड़ा उड़िया पानी में देख रहे हो आज का लेक्चर को, तो प्लीज अलर्ट होके एक बार इस लेक्चर को रिपीट कर लेना, ठीक है? सर वो टेम्परेचर डिफरेंस एक बार समझाइए ना। बोलिए बेटा। सर वो टेम्परेचर डिफरेंस एक बार समझाइए ना, वो ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस ओनली। हीट एक बॉडी से दूसरा बॉडी तभी 25 डिग्री पे है, दोनों को मैं साथ रख दिया, क्या हीट फ्लो होगा एक जगह से दूसरा जगह? बिल्कुल नहीं। मानो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों को कनेक्ट कर दिया तो हीट फ्लो होगा कि नहीं इधर से? होगा कि नहीं? यस हाँ सर। ऐसा बात है, ठीक है सर, समझ बता आया? रहे हैं। तो आई होप रिपीट दिस लेक्चर। एक इस बार इस लेक्चर को दोबारा देख लेना, ना समझ आए तो दोबारा देख लेना, बट इसको समझनी इंपॉर्टेंट है, काहे कि नहीं इसमें थोड़ा सा मिस आउट किए होगे ना तो दिक्कत होगा आपको। और एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है, आज ही एनसीईआरटी निकालो और 2-4 पन्ना जहां पे ये लिखा हुआ उसको पढ़ लो अच्छे से।